तो आज के हमारे चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, मानव की आंख और रंग बिरंगी दुनिया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ह्यूमन आई की, तो ये एक सेंस ऑर्गन है जो कि हमें देखने में मदद करता है। ठीक है, ह्यूमन आई क्या है? एक सेंस ऑर्गन है जो हमें देखने में हेल्प करता है और इट इज लोकेटेड इन आई सॉकेट्स इन स्कल। आपका जो स्कल यानी खोपड़ी है, उस खोपड़ी में दो छेद हैं जहाँ पे आपकी आई, जिन्हें आई सॉकेट कहते हैं, वहाँ पे आपकी आईज प्रेजेंट होती हैं। आपकी आई बॉल का जो आई बॉल होती है उसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2.3 सेंटीमीटर है इसका डायमीटर। तो अब हम ह्यूमन आई के बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो ह्यूमन आई के सबसे आउटर मोस्ट पार्ट, जिसे जो कि ट्रांसपेरेंट भी है, उस आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट को अपन कॉर्निया कहते हैं। और लाइट का ज्यादातर जो रिफ्रैक्शन है वो इसी कॉर्निया से होता है। आप समझिए यहाँ पे जरा ध्यान से कि ना, आपने कभी अंडा छीला होगा या प्याज छीला होगा, प्याज के ऊपर पतली सी ट्रांसपेरेंट लेयर निकलती है ना, अंडे के ऊपर भी एक पतली सी ट्रांसपेरेंट लेयर निकलती है। ऐसी ही हमारी इस आइज के ऊपर जो भी आपको बहुत पतली सी ट्रांसपेरेंट लेयर है, उस पतली सी ट्रांसपेरेंट लेयर को अपन कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, और ज्यादातर जो लाइट का रिफ्रैक्शन है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हैपेंस थ्रू कॉर्निया। कॉर्निया के जरिए ही होता है ज्यादातर लाइट का रिफ्रैक्शन। दुनिया में जो ज्यादातर लोग हैं, उनमें से ज्यादातर लोग जो हैं, जितने लोग अंधे हैं, उन अंधों में मोस्टली लोग जो है कॉर्नियल ब्लाइंड है, क्योंकि उनकी कॉर्निया में कुछ गड़बड़ है। तो अगर कोई बंदा अपनी कॉर्निया डोनेट करता है तो वो ये उसके लिए बहुत ही बड़ी मदद हो जाती है, वो देखने में सक्षम हो जाता है। फिर हम बात करते हैं स्क्लेरा की। तो जो आपकी आईज का वाइट पार्ट होता है, जिसके अंदर वाटरी फ्लूइड है, लिक्विड जैसा फ्लूइड होता है, उसको हम स्क्लेरा कहते हैं। हाँ, ठीक है, वो क्या कहलाता है? स्क्लेरा। इसके बाद बात आती है आई लेंस की। तो जो तुम्हारा आई लेंस है ना, वो फाइबरस होता है, बहुत सारे फाइबर से बना हुआ एक जेली लाइक मटेरियल होता है। कभी अगर आपके हाथ में आ जाए, आप इसको दबा के देखेंगे, एकदम जेली लाइक चिप, जेली की तरह जब दब जाएगी आपकी आंख। तो प्रोवाइड्स द फोकस्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। ये जो आई लेंस है वो एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की हमारे रेटिना पे। हमारे रेटिना पे ऑब्जेक्ट की उल्टी और रियल इमेज बनाता है। रेटिना एक्ट एज स्क्रीन और वहाँ पे एक इन्वर्टेड इमेज बनती है। और ये जो लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है जो रेज ऑफ लाइट को रेटिना पे क्या करता है? कन्वर्ज करता है। फिर आपका जो ब्रेन है, ठीक है, वो मतलब ये क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। ऑप्टिक नर्व्स रेटिना से उस सिग्नल को, उस इमेज को ब्रेन तक लेके जाती है। ब्रेन उसे इंटरप्रिटेट करता है, पढ़ता और पढ़कर आपको सीधा करके दिखा देता है। आइरिस, तो इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपल। एक डार्क मसल की बनी हुई डायफ्राम है और ये आपके प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है। क्या करती है? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है। इन केस अगर आपसे पूछता है कि स्क्लेरा करता क्या है, तो स्क्लेरा जो एक टफ प्रोटेक्टिव लेयर है, बहुत कम मिलीमीटर थिक होती है ये, और क्या बोलते हैं, ये आपकी आईज को वाइट कलर देती है और उसके शेप को मेंटेन करती है। साथ ही साथ स्क्लेरा जो है आपकी आई मूवमेंट को कंट्रोल भी करती है। ठीक है, दो दे विल नॉट आस्क, क्योंकि अगर उन्होंने एनसीईआरटी में लेवल नहीं किया तो वो नहीं पूछेंगे। ठीक है, चलिए फिर अगर हम बात करते हैं आइरिस की, तो अगर आप आइरिस देखेंगे तो एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होगा ये, जो आपकी आईज के प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है। ठीक है, जो आपके
और आपकी आइरिस का जो कलर होता है ना, जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं ना, वैसे ही आपके आइरिस का कलर भी यूनिक होता है। तो आप जब आधार कार्ड बनवाने जाते होंगे तो आपकी फिंगरप्रिंट के साथ साथ आपकी आइरिस का भी स्कैन किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो भी एक यूनिक कॉम्बिनेशन है आपकी फिंगरप्रिंट्स के जैसा। तो प्यूपिल, प्यूपिल जो है वो, उसे हम विंडो ऑफ द आई कहते हैं। जैसे तुम्हारे घर की खिड़कियां क्या होती हैं, पूरी खोल दोगे बहुत सारी रोशनी आ जाएगी घर में, थोड़ी सी खोलोगे थोड़ी रोशनी आएगी, जितनी खोलोगे उतनी रोशनी आएगी, प्रकाश, प्रकाश आएगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा प्रकाश आएगा। तो ऐसे ही हमारी आईज का जो प्यूपिल होता है ना, उसे विंडो ऑफ द आई कहते हैं, ठीक है। ये हमारे आईज में कितनी लाइट एंटर करेगी उसको कंट्रोल और रेगुलेट करता है। समझ में आ रहा है? प्यूपिल ये कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है कि कितनी लाइट हमारी आईज में जाएगी। और ये हमारी आईज का सेंट्रल अपर्चर है, ये हमारी आईज का सेंट्रल अपर्चर है, बिल्कुल बीच का हिस्सा है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्यूपिल, ठीक है। इस बिल्कुल बीच के हिस्से को अपन क्या बोलते हैं, प्यूपिल कहते हैं, ठीक है। रेटिना, तो रेटिना जो है एक डेलिकेट, बहुत नाजुक मेम्ब्रेन होती है जो बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल से बनी हुई होती है, ठीक है। रेटिना क्या है, एक बहुत नाजुक मेम्ब्रेन है जो बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल से बनी हुई होती है, और जैसे ही इस पे लाइट गिरती है रेटिना के ऊपर, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती है, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर आगे ब्रेन में जाते हैं ऑप्टिक नर्व या ऑप्टिक फाइबर के जरिए, ठीक है। इसके अलावा भी आपके आईज के कई पार्ट हैं जो यहाँ पे मैंने नीचे मेंशन कर दिए हैं। सीलियरी मसल्स, तो सीलियरी मसल्स वो मसल्स होती हैं जो आपके आई लेंस को उसकी पोजीशन में मेंटेन करके रखती हैं, उसको उसकी पोजीशन पर रोक के रखती हैं, और ये पेयर में आती हैं, पेयर ऑफ मसल्स है, ठीक है। ऐसे ही फिर आप अपना डायग्राम देखेंगे तो ऑप्टिक नर्व भी होगी। तो ऑप्टिक नर्व क्या है, ऑप्टिक नर्व वो नर्व होगी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रेटिना से, ठीक है, ये बेटा डायग्राम जो है ना, यू कैन सर्च इट ऑन द गूगल, क्योंकि ना एनसीईआरटी में है नहीं। तो ऑप्टिक नर्व जो है, ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ये वो नर्व है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल रेटिना से ब्रेन तक लेके जाती है, ठीक है। और उसके बाद जस्ट अ मिनट, ध्यान दो, अब आपको दिख रहा होगा, ये होप ये ऑप्टिक नर्व है ना, दिख रही है ऑप्टिक नर्व। अब देखो आपकी ऑप्टिक नर्व, और आगे अगर मैं दिखाऊं आपको, तो इसी में नर्व फाइबर भी होते हैं हमारे, नर्व फाइबर्स में दिए नहीं है इस डायग्राम में, नर्व फाइबर नहीं है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ नर्व फाइबर क्या होता है, सुनो। ये जो नीली कलर की जा रही है ये ऑप्टिक नर्व है, ये ब्रेन को जाती है। इसी के आसपास ना, जैसे ये पीली कलर की जो आ रही है ना, पीली वाली कलर की, ये जो पीली कलर की पट्टियां दिख रही है आपको, ये येलो कलर की, तो येलो कलर की जो पट्टी है बहुत सारे पतले पतले फाइबर से मिलकर बनती है, जिन्हें हम नर्व फाइबर कहते हैं। तो ये जो ऑप्टिक नर्व है ये, और ये जो पीली वाली पट्टियां हैं नर्व फाइबर, ये जिस जगह पे आकर ये मिलती है, ये जगह जहाँ पे मैंने अभी देखो मार्क कर रखा है, कर्सर रख रखा है, प्लेस कर रखा है, ठीक है, जिस जगह पे देखो, इस जगह पे, ठीक है, तो इस जगह पे जहाँ पे ये मिलती है आके, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है, जहाँ पे ये पीली वाली नर्व फाइबर और ये जो नीली वाली है ऑप्टिक नर्व आके मिलती है, इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और इस ब्लाइंड स्पॉट पे बनने वाली इमेज कभी आपको दिखेगी ही नहीं, ठीक है, समझ में आता। इमेज फॉलिंग ऑन दिस पार्ट ऑफ द रेटिना कैन नॉट बी फॉर्म्ड, और इसीलिए इसे ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारी आइज के थोड़े से पार्ट और बचे हुए हैं आपके, देखो। तो अब बचा है एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर क्या है, ये वो फ्लूइड है जो कि आपकी आइज प्रोड्यूस करती है। एक्वस ह्यूमर क्या है, एक्वस ह्यूमर जो है बेटा एक फ्लूइड है जो आपकी आइज जो है प्रोड्यूस करती है, ठीक है। आपकी आइज जो है, एक्वस ह्यूमर एक फ्लूइड है जिसे आपकी आइज जो है बनाती है, ठीक है।
is the fluid produced by the eye. It provides nutrition to the eye. एक्वस ह्यूमर क्या करता है, आपकी आईज को न्यूट्रिशन देता है और एज वेल एज इट मेंटेन्स द आई इन अ प्रेशराइज स्टेट, और आपकी आईज को उसके प्रेशराइज स्टेट में उसको उसके प्रेशर से मेंटेन करके रखता है, ना बहुत ज़्यादा फैलने देता है ना बहुत ज़्यादा पिचकने रखता है, उसको सेम स्टेट मेंटेन करके रखता है। अगर प्रेशराइज स्टेट मेंटेन नहीं होगा तो फिर दिक्कत होने लग जाएगी, साइज ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है इसका। तो अगला पार्ट जो है वो हमारा विट्रस ह्यूमस। ये एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो आपके रेटिना के आगे और रेटिना के पीछे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो विट्रस ह्यूमर क्या है, देखो अगर वो फ्लूइड बोलता है, फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय द आईज, तो एक्वस ह्यूमर, और जेल लाइक सब्सटेंस बोलता है तो वो क्या है, विट्रस ह्यूमर। चीजें समझ में आ जाएंगी, आपको याद रहेंगी, ठीक है। जेल लाइक विट्रस ह्यूमर, फ्लूइड लाइक या फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय द आईज, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। तो अगेन विट्रस ह्यूमर भी क्या करता है, आपकी आईज को न्यूट्रिशन देता है और उसके शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है, दोनों का सेम ही काम है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा, ये तो हमने आईज के अलग अलग ऑर्गन की बात की थी, तो अब हम आईज के बारे में थोड़ी सी चीजें और जान लेते हैं। तो एक होता है हमारा फार पॉइंट। तो फार पॉइंट क्या है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो आपकी आईज क्लियरली देख सकती है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो आपकी आईज क्लियरली देख सकती हैं, उस मैक्सिमम डिस्टेंस को अपन फार पॉइंट ऑफ द आई कहते हैं। और एक नॉर्मल अडल्ट के लिए जो फार पॉइंट है इज इंफिनिटी, वो कितना है, इंफिनिटी। नियर पॉइंट एंड और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो नियर पॉइंट वो मिनिमम डिस्टेंस जो आप देख सकते हो डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, बिना अपनी आंखों पे जोर डाले, साफ सुथरे तरीके से, उसको अपन बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई। और ह्यूमन अडल्ट के लिए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। आप एक काम करके भी देख सकते हो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए, कि आप अपनी बुक को जितना पास लेके आओगे वो धीरे धीरे धुंधली होने लग जाएगी, ठीक है, आप पढ़ नहीं सकते। तो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पे आप आसानी से पढ़ सकते हो वो 25 सेंटीमीटर है, और उसे नियर पॉइंट ऑफ द आई कहते हैं। तो कुल मिलाकर जो ह्यूमन रेंज ऑफ विजन है, इंसान किस रेंज में देख सकता है, तो इंसान 25 सेंटीमीटर से लेकर इंफिनिटी तक देख सकता है। मिनिमम कितनी दूरी पे देखता है, 25, और मैक्सिमम इंफिनिटी। अब आईज को पास की चीजें और दूर की चीजों को देखने के लिए अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ता है। पास की चीज देखनी है, फोकल लेंथ डिक्रीज करेगा, दूर की देखनी है, फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा। तो आईज जो है ना, सेकंड मिली सेकंड के हिसाब से अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेती है। तो आईज की इस एबिलिटी को, जिसकी वजह से वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, उसे पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द ह्यूमन आई कहते हैं, ठीक है। और फोकल लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं सीलियरी मसल्स। कौन हेल्प करती हैं, सीलियरी मसल्स। कैसे करती हैं, तो गौर से देखिएगा, जरा ध्यान समझना। अब ये मेरे पास अगर इनकेस आप ऑफलाइन बैठे होते, ठीक है, और तो मैं आपको ये चीज़ें दिखाता, ठीक है। अब जो बैठे हुए हैं उनको मैं दिखाऊंगा, तो इसके लिए आप खुद कर सकते हो। देखो आप ना इलास्टिक लेना, वो जो लड़कियां बालों में लगाती हैं बैंड, रबर बैंड, वो लेना, ठीक, ऐसा गोल सा उसको बिल्कुल गोल कर लेना बढ़िया करके। तो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होगा वो उसका फोकल लेंथ होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम क्या मान लेंगे, फोकल लेंथ, ठीक। और ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग थिननेस और थिकनेस के हिसाब से नापेंगे। समझ में आ रही बात, वर्टिकल डिस्टेंस को पतला करते जाओ, कैसे पास लेते जाओगे। जैसे तुम आईज को क्या करो, ये फोकल लेंथ को देखो, इधर सुनो, अगर मैं इसको पिचकाऊं, ये जो लेंस है, इस लेंस को पिचकाना शुरू करूं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो अब देखो फोकल लेंथ क्या हो गई, कम हो गई ना। जब आपका आई लेंस थिन हुआ, पतला हुआ, तो
फोकल लेंथ कम हो गई ना, ये वाली ये लेंथ जो पहले थी, समझ में आ रही? देखो मैं तुम्हें डायग्राम से दिखाता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ को मैं फोकल लेंथ कह रहा था, और जब आपका आई लेंस पतला हो गया तो फोकल लेंथ क्या हो गई? डिक्रीज होगी, है ना? ठीक है, सॉरी ये गलत हो जाएगा फिर, वो रबर बैंड से क्लियर होता है बेटा, ऐसा समझाना ना फिर तुम, ठीक है? ये ऐसे नहीं, सॉरी ये गलत बोल दिया मैंने, ठीक है? वो उस इसके हिसाब से अगर रबर बैंड होता तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो बेसिकली क्या है मैं बता देता हूँ कि जब सीलरी मसल्स रिलैक्स करती हैं, आपकी सीलरी मसल जो आइज की ये वाली मसल्स हैं, आप देख लो यहाँ पे, तो आइज की जो सीलरी मसल्स हैं जब वो रिलैक्स करती हैं तो आपका लेंस जो है वो थिन पतला हो जाता है, आई लेंस कैसा हो जाता है? पतला, जिसकी वजह से फोकल लेंथ जो है इंक्रीज करती है। समझो जरा, जैसे समझो ये मेरा आई लेंस है, अब ये ना रिलैक्स पोजीशन में है, किसमें है? रिलैक्स पोजीशन में है, समझ में आ रही बात? तो इसकी फोकल लेंथ देखो इंक्रीज हो जाएगी, रिलैक्स पोजीशन में इसकी फोकल लेंथ क्या रहेगी? इंक्रीज रहेगी, और आई लेंस अभी पतला है, थिन है, तो जब भी आपका आई लेंस थिन होगा, कब थिन होगा? जब आपकी सीलरी मसल्स रिलैक्स पोजीशन में, जिस पोजीशन में अभी आप बैठे, ठीक है, ये रिलैक्स पोजीशन है आपकी सीलरी मसल्स की, इस टाइम पे जो आपका आई लेंस है वो पतला हो रखा है और उस टाइम पे फोकल लेंथ बढ़ी हुई होती है। फिर आपने कभी देखा ना, आप क्या करते हो कई बार, जो है ऐसे ऐसे आंखें नहीं, बहुत ज्यादा आंखों पे स्ट्रेन डालते हो, जोर डालते हो, है ना? यानी आप सिलरी मसल्स को जब कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपका जो लेंस है वो थिक हो जाता है, आपका जो आई लेंस है वो मोटा हो जाता है, ठीक है? आई लेंस क्या हो जाता है? मोटा, और आई लेंस के मोटा होने की वजह से फोकल लेंथ क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो ये ना कन्वर्जन आपको याद रखना पड़ेगा, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो नीचे की मैंने लाइनें पढ़ाई है ना आपको, these are very important lines, these are very important lines, ठीक है? मैं इसको मार्क कर देता हूँ कि फोकल लेंथ कब इंक्रीज होगा? जब सीलरी मसल्स रिलैक्स करेंगी और लेंस थिन हो जाएगा, ठीक है? और जब आपकी सीलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, लेंस आपका थिक हो जाएगा और उस टाइम पे फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। एमसीक्यू में पूछता है, या 2 नंबर के सीधे सवाल में पूछ लेगा कि हाउ सीलरी मसल्स हेल्प इन एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ ह्यूमन आई, ठीक है? चलिए, अब डिफेक्ट्स ऑफ विजन, तो सबसे पहला जो डिफेक्ट ऑफ विजन है वो है मायोपिया, ठीक है? कौन सा बेटा? सबसे पहला डिफेक्ट हमारा है मायोपिया, ठीक है? जो सबसे पहला डिफेक्ट है वो है मायोपिया, इसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस। तो नियर का मतलब है पास, साइटेड का मतलब देखना। तो जो भी मायोपिक पर्सन है जिसको ये डिफेक्ट है, कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, उसको पास की चीजें बड़े आराम से दिखती हैं, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दूर की चीजें साफ नहीं दिखती, दूर की चीजें दिखती हैं मगर धुंधली दिखती हैं, साफ साफ नहीं दिखती, लेकिन इसको पास की चीजें बड़ी क्लियरली साफ सुथरी दिख जाएंगी। तो जिसको भी मायोपिया है उसको पास की चीजें साफ सुथरी दिख जाएंगी, आसानी से दिख जाएंगी, पर दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखती हैं। इस केस में होता क्या, जो इमेज रेटिना पे बननी थी वो रेटिना के पहले बन जाती है, ठीक है? आगे मैं डायग्राम दिखाने वाला हूँ, जो इमेज रेटिना पे बननी थी वो इमेज रेटिना से पहले ही बन गई। किन कारण से होती है, किस कारण से ये जो है आपको मायोपिया होता है? तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, आपके आई लेंस का एक्सेसिव कर्वेचर होने की वजह से, ठीक है? जो आपके आई लेंस का कर्वेचर है ना, ये पूरा पार्ट, ठीक है? कर्वेचर, ये पूरा कर्व आई, जो ये पूरा पार्ट है आई लेंस का, ये जब बहुत ज़्यादा बड़ा होने लग जाए, ठीक है? समझ में आ रही बात? या इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, आई बॉल आपका ये नॉर्मल है, ये लंबा हो जाए, आई बॉल ऐसा था, अब आई बॉल हाइट में लंबा हो जाए, इलोंगेट हो जाए, तो इससे पावर ऑफ कन्वर्जेंस बढ़ जाती है, तो रेज ऑफ लाइट पहले ही कन्वर्ज हो जाती है और जल्दी कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है? देखो बेटा सुनो, एक्सेसिव कर्वेचर का मतलब क्या है ना? यू मस्ट बी गेटिंग कंफ्यूज्ड। तो मान लो पहले देखो आपका आई लेंस इतना कर्व था, अब ये और ज़्यादा कर्व हो गया, एक्सेसिव कर्वेचर हो गया, कर्व ज़्यादा ले लिया है। या फिर
पहले मान लो आपका आई बॉल जो था इतना लंबा था, अब जो है और ज़्यादा लंबा हो गया, हाइट बढ़ा दी इसकी। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, जो पावर ऑफ कन्वर्जेंस है बढ़ जाती है, यानी जहाँ कन्वर्ज होना था उससे पहले ही कन्वर्ज होगी, और ज़्यादा पावर, कन्वर्ज करने की पावर बढ़ा दी, तो बहुत पहले ही कन्वर्ज करा दिया, इस वजह से रेटिना से पहले ही इमेज बन जाती है। करेक्शन, तो करेक्शन कैसे करना है, कॉनकेव लेंस यूज करने हैं, आप क्या करने हैं, कॉनकेव लेंस यूज करने हो, एप्रोप्रिएट पावर। ठीक है, आपको एप्रोप्रिएट पावर के कॉनकेव लेंस यूज करने हैं। देखो मैं तुम्हें डायग्राम बनाता हूँ, बना के दिखाता हूँ, तब तुम्हें समझ आएगा। ये है डिफेक्टेड आई। ठीक है, अब यहाँ देखो इमेज यहाँ बन गई आके, जबकि रेटिना तुम्हारा ये है, रेटिना से पहले बन गई, और एक होती है आपकी नॉर्मल आई, तो ये मेरी नॉर्मल आई है, तो उसने बिल्कुल रेटिना के ऊपर इमेज बनाई है, ये मेरी नॉर्मल आई है। अब इसका करेक्शन कैसे करेंगे, तो देखो क्या करते हैं अपन, करेक्शन करने के लिए यहाँ पे, ठीक है, इसका बेटा करेक्शन करने के लिए अपन को क्या करना है, देखो जरा, तो कॉनकेव लेंस यूज कर लेते हैं यहाँ पे, आईज से पहले, यानी चश्मा लगाकर कॉनकेव लेंस लगा लेते हैं हम अपनी आईज में। तो कॉनकेव लेंस करता क्या है, तो देखो इनको आप डायग्राम को ना एनसीईआरटी में देखना तो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो कॉनकेव लेंस देखो, जैसे ही इसमें से रे ऑफ लाइट जाएगी वो कन्वर्ट हो जाएगी, थोड़ी सी डाइवर्ज हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि आइज की तो पावर ऑफ डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस बढ़ चुकी है ना, पावर ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, उसे घटाना है, तो घटाएंगे कैसे, डाइवर्ज करा के, डाइवर्ज करा के तो हम रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देते हैं, तो डाइवर्ज हो जाती है, डाइवर्ज होके फिर वो ऐसे ऐसे जाती है, फिर फाइनली वो जहाँ मीट होनी थी वहीं जाके मीट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा मायोपिक आई का करेक्शन था। तो देखो 3 नंबर में क्वेश्चन आता है और हर बार आता है। सबसे पहले पूछेगा डिफाइन करो क्या होती है मायोपिया। मायोपिया क्या है, ये वो डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें इंसान जो है पास की चीज़ें क्लियरली देख सकता है पर दूर की चीज़ें नहीं देख सकता है ना। कॉजेस बताने, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई बॉल, आई लेंस, एंड एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, है ना, समझ में आ रही बात। इमेज रेटिना से पहले बन जाती है। ठीक है, फिर तीनों डायग्राम बना के दिखा के आने, और करेक्शन कैसे करते हैं, तो करेक्शन जो है कॉनकेव लेंस लगा के किया जाता है, करेक्शन कॉनकेव लेंस से होता है। ठीक है, चलो, तो अगला डिफेक्ट है बेटा हमारा हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, फार साइटेडनेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो अफेक्टेड पर्सन है कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दूर की चीजें बड़े साफ साफ दिखाई देती हैं और उसको पास की चीजें क्लियर नहीं दिखती, उस बंदे को पास की चीजें जो है बिल्कुल साफ नहीं दिखती हैं। तो देखो इसमें जो नॉर्मल ह्यूमन आई का, वैसे एक नॉर्मल नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन इस केस में 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है। पहले हम मिनिमम डिस्टेंस जो साफ सुथरा देख सकते थे वो 25 सेंटीमीटर, अब उन्हें 25 सेंटीमीटर तक भी साफ नहीं दिख रहा है, उनको देखने के लिए उस चीज को पीछे लेके जाना पड़ रहा है। तो 25 की जगह हो सकता है वो 26, 30, 50 सेंटीमीटर हो गया हो, मतलब वो पीछे खींच के लेके जा रहे हैं इस चीज को। ठीक है, समझ में आ रही बात, को पीछे खींच के लेके जा रहे हैं इस चीज को। तो इसमें भी ना अगर आपको बोले कि अ पर्सन कैन नॉट सी विद इन 50 सेंटीमीटर, कि 50 सेंटीमीटर के अंदर का कुछ नहीं दिखता, 50 सेंटीमीटर के अंदर का कुछ नहीं दिखता हाइपरमेट्रोपिया, और बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर के पीछे कुछ नहीं, जहां विद इन लिखे हाइपरमेट्रोपिया और जहां बियॉन्ड लिखे मायोपिया। ये क्वेश्चन आएगा पहचानने को कौन सा डिफेक्ट है। एक बंदा जो है उसको 50 सेंटीमीटर से पहले का कुछ भी नहीं दिख रहा है, 50 सेंटीमीटर से पहले का कुछ भी नहीं दिख रहा है, दिखना कहां से शुरू हो जाना चाहिए था 25 से, लेकिन 50 तक नहीं दिख रहा है, उसको हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक है, और बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर नहीं दिख रहा है, मायोपिया है। इन्फिनिटी तक दिखना चाहिए था, लेकिन 50 सेंटीमीटर के बाद कुछ भी नहीं दिख रहा है, मायोपिया है, दूर का नहीं दिख रहा है ना। तो याद रखना विद इन अगर देता है विद इन, तो विद इन इज
हाइपरमेट्रोपिया, और भूल जाओ तो विदिन में भी एच आता है, हाइपरमेट्रोपिया में भी एच आता है। तो विदिन हाइपरमेट्रोपिया और बियॉन्ड मायोपिया। ठीक है, चलो। तो बंदे को 25 सेंटीमीटर, सॉरी बंदे को जो 25 सेंटीमीटर है ना, 25 सेंटीमीटर उसके दूर का दिखता है, उसके दूर, उसके बाद का दिखता है, उससे पहले का नहीं दिखता है। ठीक है, मतलब उसका जो नियर पॉइंट, फार पॉइंट था वो 25 नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से पीछे चला गया है। मोर देन 25 सेंटीमीटर हो चुका है उसका फार पॉइंट। और इसमें इमेज रेटिना के पीछे बनती है। तो मैं डायग्राम दिखाता हूँ, पहले देखो यहाँ ये जो बीच वाला डायग्राम है ना, देखो ये नॉर्मल आई है आपकी, ये वाली ये नॉर्मल आई है। देखो डायग्राम बिल्कुल, देखो इमेज रेटिना के ऊपर बन रही है ना, मैंने पतली सी पिन पॉइंट मार्क की है। लेकिन जिसको हाइपरमेट्रोपिया वो ये केस होता है, इमेज रेटिना पे ना बन के रेटिना से पीछे देखो यहाँ बन रही है ना, यहाँ बन रही है। ठीक, तो कॉजेस क्या है, किन कारणों की वजह से होती है? तो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बिकम्स टू लॉन्ग, आई लेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाता है, आई लेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल, आपका आई बॉल वो जो गोल सा पार्ट है वो छोटा पड़ जाता है। ठीक है, वो छोटा पड़ जाएगा तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। फोकल लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब कुल मिलाकर आपकी पावर ऑफ कन्वर्जेंस डिक्रीज हुई है इस बार क्या डिक्रीज हुई है, पावर ऑफ कन्वर्जेंस डिक्रीज हुई है। तो इसको इंक्रीज करना है। पिछली बार तो पावर ऑफ कन्वर्जेंस मायोपिया में इंक्रीज हो रही थी, आप घटा तो सकते नहीं हो, तो हमने क्या किया था, डाइवर्जेंस बढ़ा दिया था। वो डाइवर्जेंस बढ़ाओगे तो बेसिकली एक तरीके से पावर ऑफ कन्वर्जेंस कहीं ना कहीं अपोजिटली देखे जाए तो क्या हो रही थी, डिक्रीज ही हो रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपरमेट्रोपिया में जो पावर ऑफ कन्वर्जेंस है वो रिड्यूस हो रही है, यानी पावर ऑफ कन्वर्जेंस की कमी है। तो वो लेंस लगा दो जो कन्वर्जेंस का काम करता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो हम क्या करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं सूटेबल पावर का। तो होता क्या है, क्योंकि कन्वर्जेंस की कमी है तो हमने अपने आईज से पहले जो है कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया। पहले वो रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, चश्मा क्या करेगा, रेज ऑफ लाइट को जैसे उस पर पड़ेंगी उसको कन्वर्ज करेगा। वो कन्वर्ज्ड रेज ऑफ लाइट जो है आपके आई लेंस के ऊपर पड़ेंगी, जो कि अगेन कन्वर्जिंग लेंस है। पहले कन्वर्ज हुई थी, फिर एक बार और कन्वर्ज हुई, और फाइनली पावर के हिसाब से एग्जैक्ट जगह पे जाके ये कन्वर्ज हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से चश्मा काम करता है। फिर एक बीमारी और होती है जिसे हम कहते हैं प्रेस बायोपिया या फिर ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, तो इसमें क्या होता है भाई, ठीक है, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है बच्चों को देखो आप। ठीक है, तो जिस भी बंदे को ये डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट ऑफ विजन है, जनरली ऐसा बुजुर्ग लोगों में होने लगता है। तो जब लोग बूढ़े होने लगते हैं तो उनको पास की चीजें साफ साफ नहीं दिखती हैं, क्योंकि दे हैव लॉस्ट द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। उनकी आईज का पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है या बहुत कम हो चुका है ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनकी आईज का ये जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, जिससे फोकल लेंथ तुरंत ऊपर नीचे कम ज़्यादा करते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है या ख़त्म ही हो जाता है, जिसकी वजह से उनको पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो आपने देखा होगा जनरली ये आपके ताऊ वगैरह, फूफा वगैरह, कभी कभी पिताजी वगैरह भी ना पास की चीज़ें देखने के लिए ना वो से ऐसे करके दूर, अखबार अखबार को भी जब पढ़ते हैं तो पास रख के नहीं पढ़ते, दूर ले जाके पढ़ते हैं। कोई चीज़ पढ़ते हैं तो दूर ले जाके पढ़ते हैं। ठीक है, उनको प्रेस बायोपिया हो रखा होता है। ठीक है, तो ताऊ नहीं है, दादा वगैरह की कहानी है, सॉरी दादा वगैरह की कहानी है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया जो है, हाइपरमेट्रोपिया जो है वो किसकी है, हाइपरमेट्रोपिया इज फॉर भाई 40-45 साल की उम्र वालों के लिए। प्रेस बायोपिया बुजुर्ग लोगों के लिए है, 60-65 साल वालों के लिए है। ठीक है, समझ में आ गई बात। हाइपरमेट्रोपिया किसके लिए है,
45-40 साल वालों के लिए, और प्रेस बायोपिया किसके लिए? 60-70 साल सीनियर सिटीजन वालों। तो जैसे जैसे लोग बूढ़े होने लगते हैं, देखा ना उनकी आंखों के नीचे झुर्रियां आने लगती हैं। तो झुर्रियां मतलब उनकी सिलरी मसल्स कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई हैं। और जब सिलरी मसल्स कमजोर पड़ गई हैं तो पावर ऑफ अकोमोडेशन, जो कि सिलरी मसल से ही तो फोकल लेंथ एडजस्ट हो रही थी, पीछे पड़ा था ना, सिलरी मसल से तो फोकल लेंथ एडजस्ट हो रही थी वो भैया, अब जब सिलरी मसल्स वीक हो गई हैं तो फोकल लेंथ भी ढंग से एडजस्ट नहीं होगी, यानी पावर ऑफ अकोमोडेशन खत्म या ना के बराबर हो चुकी है। तो इसमें क्या होता है, द नियर पॉइंट ऑफ द ओल्ड पर्सन हैविंग प्रेस बायोपिया ग्रेजुअली रिसीड्स। नियर पॉइंट धीरे धीरे बढ़ता जाता है, पहले उनको 26 सेंटीमीटर का नहीं दिखता, कुछ दिनों के बाद 27 का नहीं दिखता, कुछ दिनों के बाद 30 का नहीं दिखता, कुछ दिनों के बाद 50 का नहीं दिखता, ऐसे धीरे धीरे करके उनका नियर पॉइंट बढ़ता चला जाता है। 25 सेंटीमीटर से बहुत दूर चला जाता है, जहाँ 25 सेंटीमीटर पे आसानी से दिख जाना चाहिए था, अब 25 की जगह 30 पे दिख रहा है, थोड़े दिनों के बाद 35 पे दिखने लग जाएगा। तो प्रेस बायोपिया होता क्यों है? ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स, सिलरी मसल्स के वीक पड़ जाने की वजह से। डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, सिलरी मसल्स अगर आपकी क्या पड़ जाएंगी? कमजोर, तो आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप घट जाएगी, है ना। बूढ़े लोगों को कभी देखना, बड़े धीरे धीरे पलकें झपकाते हैं, हम लोग बड़ी तेजी झपकाते हैं, बूढ़े बड़े धीरे धीरे झपकाते हैं, ठीक है, रीजन यही है। तो प्रेस बायोपिया को भैया ठीक कैसे करते हो? बेसिकली प्रेस बायोपिया है क्या? हाइपरमेट्रोपिया ही तो है, और हाइपरमेट्रोपिया को किससे ठीक करते थे? कॉन्वेक्स लेंस से, तो इसको भी कॉन्वेक्स लेंस से ही ठीक करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ बंदों को ना तो पास की चीजें दिखती हैं और ना दूर की दिखती हैं, ठीक है, कभी कभी किसी इंसान को ना पास की चीजें दिखती हैं साफ साफ, ना दूर की दिखती हैं, ठीक है, हो जाता है ना, पास का दिख रहा है ढंग से, ना दूर का दिख रहा है। तो ऐसे लोगों की आईज को ठीक करने के लिए बाईफोकल लेंस यूज होता है। क्या यूज होता है? बाईफोकल लेंस। इसमें क्या होता है, देखो आप देखा होगा, आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, चश्मा है ना, उसके चश्मे में ऐसे दूर से ही देखोगे तो पता चल जाएगा, लाइन सी नजर आ रही होगी, कर्व सा नजर आता है, मोटा, बहुत मोटा चश्मा यूज होता है इनमें। ऊपर वाला इनका जो पार्ट होता है वो कॉनकेव होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? कॉनकेव, और नीचे वाला पार्ट होता है कॉन्वेक्स। नीचे वाला पार्ट जो है बेटा वो हमारा होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कल को अगर आप भूल जाओ ऊपर कौन सा लगाया था, बाईफोकल लेंस में, बाईफोकल लेंस उनके लिए लगता है जिनको ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है, ठीक है। तो ऊपर क्या लगाते हैं? कॉनकेव, और नीचे क्या लगाते हैं? कॉन्वेक्स। तो देखो भैया कैसे याद रखना है, यहाँ से यहाँ तक तो सेम स्पेलिंग है, काट दिया। अब सी बचा और वी बचा, तो अगर मैं ए बी सी डी लिखूँ, सी ऊपर आता है और टी यू वी नीचे आता है, तो कॉन्वेक्स में बी आता है और कॉनकेव में सी आता है बाद में, है ना। कॉनकेव ऊपर लगता है, कॉन्वेक्स नीचे लगता है, याद करने के लिए आपकी छोटी सी ट्रिक है, ठीक। यहाँ लिखा भी अपर साइड में कॉनकेव लगेगा, लोअर साइड में कॉन्वेक्स लगेगा। तुम में से किसी स्कूल की प्रिंसिपल के लगा हुआ है, बड़ी फेमस प्रिंसिपल है भाई वो, मैं नाम नहीं ले सकता उसका, ठीक है, पब्लिकली आई कैन नॉट टेक हर नेम और हर और हिज नेम, ठीक है, उसके लगा हुआ है। तो एडवांटेजेस ऑफ द आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस, आपकी आंखें चेहरे के सामने होने से आपको क्या एडवांटेज मिलता है? इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, आपको बहुत दूर तक का क्लियर कट दिख जाता है। इट एनहेंसेस द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट्स, धुंधली चीजें भी साफ, अगर साइडवेज होंगी ना आपकी आंखें हिरन के जैसे, तो धुंधली चीजों को फोकस करने के लिए एक ही आईज होगी हमारे पास, लेकिन फ्रंट ऑफ द फेस है तो दोनों आईज उस चीज को फोकस करती है, अच्छे से फोकस कर सकते हैं, तो धुंधली चीजें भी हम इजीली देख सकते हैं। इट प्रोवाइड्स 3 डायमेंशनल व्यू, और 3D व्यू आता है हमें आइज के सामने होने की वजह से, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, अब हम अगली क्लास में देखेंगे इसको, देन बाय बाय, टेक केयर।